हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नावल हकीकी ज़िंदगी पर मबनी आशियाना हाउस, जिसको लिखा है सना मुनव्वर ने और जिसके कुछ पार्ट्स मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और अब आगे, क्योंकि कभी कभी तो मेरे आंसू ही निकल आते थे जब ताकत नहीं लगा पाती थी, तो मैं तब उस सूरत में भी हिम्मत नहीं आती थी और ना ही शबाना पर कुछ भी अया होने देती थी। क्योंकि पता नहीं कैसे उन दिनों मेरे अंदर ताकत, इतनी हिम्मत पता नहीं कहाँ से आ गई। फ़हीम भाई तो मेरा मजाक उड़ाना शुरू हो गए थे, सना पहलवान कहकर मुझे छेड़ते रहते थे। बहरहाल फिर 3 दिन के बाद आखिरकार शबाना को फ़हीम भाई के पास शौकत खानम हॉस्पिटल में MRI करवाने के लिए मैं और नईम लेकर गए। वही मेडिसिन नींद वाली लेने के बाद MRI खुदा के फजल से ठीक ठाक हो गई। मैं बाहर बैठी दुआओं पे दुआएं करने में लगी थी कि खुदावंद प्लीज़ इस बार MRI सही करवा दो ताकि इसका इलाज हो सके। और अंदर MRI के दौरान शबाना को महसूस हुआ कि उसके सर पर बहुत बड़ा हाथ एक ख़ास रोशनी के साथ आया और तब तक रहा जब तक MRI नहीं हुई। खुदा का करिश्मा देखिए, MRI की सारी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आई। तो डॉक्टर ने MRI चेक करने के बाद ऑपरेशन की डेट 26 दिसंबर 2015 की फ़ौरन दे दी और आखिरकार एक हफ्ते बाद शबाना को ऑपरेशन थिएटर के लिए ले जाया गया और हम तीनों बहनें वहीं रूम में बैठे शबाना के ऑपरेशन की कामयाबी के लिए दुआएं करने लगे। सबकी दुआओं से ऑपरेशन भी कामयाब हो गया, क्योंकि शबाना का ऑपरेशन तो 6 घंटों का था, मगर उस दिन दुआ और रोज़े की बदौलत और हमारे खुदा की शबाना के लिए मोहब्बत ने इसके ऑपरेशन को 3 घंटों में बदल दिया। और तो डॉक्टर भी उस वक़्त हैरान और परेशान थे। कब ऑपरेशन शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, इनको पता ही ना चला। और जनाब 3 घंटों के बाद शबाना होश में थी। शबाना स्ट्रेचर पर वापस रूम में लाई गई तो हम सब की खुशी की इंतहा का ठिकाना ही नहीं मिल रहा था। सब लोग कुछ घंटे हॉस्पिटल में ठहरे रहे, फिर सब चले गए। फिर सिर्फ मैं ही शबाना के पास रह गई इसकी देखभाल के लिए। वहीं पर कुछ घंटों के बाद मुनीब भाई और असमत भाभी भी मिलने के लिए आ गए। शबाना को उस वक़्त कुछ भी महसूस नहीं होता था, मतलब मोशन वगैरह का अभी एहसास नहीं होता था, इसलिए मैं खुद ही चेक कर लेती थी। सो मुनीब भाई और भाभी आए तो शबाना का मोशन निकल गया। भाई को रूम से बाहर निकाल कर भाभी मुझे कहती कि सना, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, तुम आराम करो। मैंने कहा कि चलो ठीक है कर लें, लेकिन प्रैक्टिस तो है ना आपको। कहती हाँ मैं कर लूँगी, पर शबाना के पास जाकर मुंह भी अजीब सा ही वो बनाती जाए। जब मैंने उसका बिगड़ता हुआ मुंह देखा तो भाभी को हटाकर मैं खुद साफ़ करने के लिए शबाना के पास आ गई और उनसे कहा कि आप बस इतनी हेल्प ही बस कर दें कि शबाना की करवट जब मैं कहूँ तो बदला देना। वो तो जल्दी से खुशी होगी। जैसे ही सुबह हुई तो शबाना ने मुनीब भाई और भाभी पर भरोसा करके 1000 रुपया मुझे कहकर उन्हें दिलवाया कि जाकर सस्ते दामों खुला कपड़ा लंडे बाज़ार से ला दें, क्योंकि ये मशवरा भी भाभी ने ही दिया था। वो कहने लगी कि इस तरह से सना के हाथ भी गंदे नहीं होंगे, चादर भी गंदी नहीं होगी, बस पैड बनाकर रख देना और मोशन या पिपी अगर निकल भी जाए तो सिर्फ पैड ही गंदा होगा। तो शबाना को ये आइडिया अच्छा लगा तो इसलिए उन्हें पैसे दिए, मगर दोपहर के वक्त वो कपड़ा तो अच्छा खासा वो खुला ले आई। पर साथ में बाकी पैसों की नीमको, चिप्स, बिस्किट वगैरह ऐसी चीज़ें ला कर दे दिए। अब शर्म के मारे हम दोनों भाभी से कुछ कह भी नहीं पाए कि 1000 रुपया फजूल खर्ची में इतनी आसानी से ख़त्म कर दिए। हालांकि ये तो चीज़ें हमने मंगवाई भी ना थी, फिर भी बहरहाल उनका तरीक़ाकार साफ जाहिर कर रहा था कि आइंदा के बाद मुझसे कोई भी चीज़ ना मंगवाना। खैर, ऑपरेशन के बाद 3 दिन हम दोनों वहाँ डॉक्टर की निगरानी में ही रहे। फिर तीसरे दिन छुट्टी के वक्त डॉक्टर ने मज़ीद 1.5 साल का इलाज बताया और खाने पीने का परहेज़ भी बता दिया और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी बता दी गई, जो कि मज़ीद चेकअप करवाने पर 1 महीने बाद डॉक्टर्स के कहे के मुताबिक शबाना एक्सरसाइज भी करने लगी। मगर सभी की दुआओं और रोज़ों से खुदा ने शबाना को जल्दी शिफा दे दी। एक दिन आंटी
आंटी रियाज अम्मी की बड़ी बहन शबाना की खैरियत मालूम करने के लिए घर आई, पर शबाना के पास रूम में बैठने के बजाय टीवी लाउंज में ही बैठ गई। मैंने कहा कि आप अंदर कमरे में क्यों नहीं आ रही? कहती कि तुम लोगों ने तो पहाड़ भी कमरे में ही रखा हुआ है, स्मेल होगी। मैंने कहा कि नहीं आंटी, एक दफ़ा कमरे में आकर तो देखें कमरे में स्मेल है या नहीं। मैंने तो कमरा ही बड़ा साफ सुथरा और खुशबूदार रखा हुआ है। पार्ट में डिटॉल डालती हूँ और उसको खुला रखने के बजाय उसको कवर करके रखती हूँ। शबाना को हर वक्त पाउडर से खुशबूदार करके रखती हूँ ताकि किसी को भी उससे स्मेल ना आए, और कमरे में हर वक्त रूम स्प्रे करती रहती हूँ। ना तो शबाना का जिस्म गंदा है और ना ही उसके कपड़े। आप एक दफ़ा आकर देखें तो सही। जो भी मेहमान आता है वो तो शबाना के पास ही बैठ जाता है, क्योंकि हर चीज़ ही साफ़ सुथरी और खुशबूदार है। इसलिए मैंने तो आंटी को अच्छा खासा लेक्चर ही सुना दिया, और लेक्चर सुनाकर मैं गुस्से में वापस कमरे में आकर शबाना के पास कंप्यूटर लगा कर बैठ गई और उसे शीशा पकड़ा दिया। एक्चुअली मैं जब भी कोई मूवी लगाती तो वो तो मुड़ नहीं सकती थी, इसलिए उसे शीशे से मूवी दिखाती थी ताकि वो बोर ना हो। मुझे याद है कि एक शाम को मैंने शबाना को नहलाने के लिए अंदर रूम में ही 2 बड़े बड़े लोहे के टब रखे और छोटे प्लास्टिक के टब में पानी भर कर बाहर से लाकर अंदर रूम में पड़े टपों में डाल देती थी। लेकिन टीवी लाउंज में भाभी, असमत, अब्बूजी और मुनीब भाई तीनों बैठे बातें करने में मसरूफ़ थे और मुझे आता जाता सिर्फ देख रहे थे। इतना भी नहीं किया कि चलो पानी भरने में ही कोई मदद कर दे, जो हॉस्पिटल में तो मेरी हेल्प करने के लिए इतनी बेताब हो रही थी, अब यहाँ पर इतनी सी भी हेल्प नहीं कर रही थी। मुझे तो बहुत गुस्सा आया। आकर शबाना को बताया तो शबाना कहती कि चलो छोड़ो, वो बस हॉस्पिटल में दिखावा किया था भाभी ने, कोई बात नहीं। बड़ा शबाना को नहलाने के बाद मैंने सारी चीज़ें तो खुद ही रख ली। बस इतने बड़े लोहे के टब में इसकी अकेली नहीं उठा सकती थी, इसलिए मजबूरन मुनीब भाई से दरख्वास्त की कि इस टब को मेरे साथ पकड़ कर बाहर लाने में मदद कर दे। फिर मासूफ ने मेरी मदद की। इसी तरह एक दिन मैं शबाना के लिए मछली का एक छोटा पीस उसी से पूछ कर कि 2 खाना चाहती है या 1, तो उसने सिर्फ 1 ही पीस फ्राई करने का कहा। मैंने वो फ्राई करके शबाना को दे दिया, क्योंकि मुनीब भाई और भाभी तो अपने लिए कबाब लेकर आए थे और मुझे भी वो कबाब एक खिला दिया। शबाना जब मछली खाने लगी तो कब से नज़रें भाभी की उस एक मछली के पीस पर ही टिकी हुई थी। सो शबाना ने खाने से पहले भाभी को सुला मार दी कि खाएंगी आप? वो तो फ़ौरन से ही बोली, हाँ थोड़ी सी चेक करवा दो। सो उसने भाभी को और भाई को भी दे दी। शबाना मुझे कहती कि अब तुम भी खा लो। मैंने गुस्से में कहा, आगे तुमने एक पीस ही करवाया था फ्राई, उसमें से भी हमें ही खिला दोगी तो खुद क्या खाओगी? इसलिए मुझे नहीं खाना। अगर खाना होगा तो मैं खुद वहाँ से खा सकती हूँ। वैसे भी मुनीब भाई ने अपनी सालगिरह पर हमें कबाब खिलाए हैं, वही मेरे लिए काफ़ी है। कबाब तो मैंने नोश फरमा लिया, पर पता नहीं किस नियत से खिलाया गया था। पूरे 2 महीने से थोड़ा ऊपर हो गया था कि मेरे दस्त ही ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहरहाल एक दफ़ा बाजी ज़ीनत अपने बच्चों के हमरा लालपुर तशरीफ़ लाई। सो मैं कुछ देर के लिए वॉशरूम में अपने पेट में से हमेशा कबाब निकालने के लिए चक्कर लगाती रहती थी, और तब भी कुछ वक्त के लिए वॉशरूम में गई और बहुत कोशिश की कि जल्दी से फारिग हो जाऊं कि शबाना को मेरी गैर मौजूदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो क्या करेगी। मैं वॉशरूम में शबाना को बताकर चली गई। मेरे पीछे शबाना को पिप्पी आ गई। शबाना ने बाजी ज़ीनत से कहा कि मैं अपनी थोड़ी सी बम्पी उठाती हूँ, तुम मेरे नीचे पार्ट रख दो। कहीं बाजी ने गलत रख दिया और सारा वो हिस्सा गीला हो गया। शबाना को तो बाजी ज़ीनत से कहते हुए भी घबराहट हो रही थी, पर उसे मजबूरी में उसने कह ही दिया तो सारा निज़ाम ही उसने गीला करवा दिया। मैं वॉशरूम में से
میں واش روم میں سے آئی تو اس کے کپڑے وغیرہ سب کچھ تبدیل کیا. تب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، ہلکی سی آنکھوں میں نمی موجود تھی، پر میں نے اسے حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں، بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. ایک دفعہ صبا بھی ایسے ہی تشریف لائی تھی. صبا تو آرام سے شبانہ کو سنبھال سکتی تھی، پر وہ تو امید سے تھی نا، اس لیے شبانہ نے اسے منع کر دیا کہ ثنا خود ہی کر لے گی، اسے ہر چیز کی پریکٹس ہو چکی ہے. تم مجھے زور لگا کر پکڑو گی تو کہیں تمہارے بیبی کو کوئی نقصان پھر سے نہ ہو جائے، کیونکہ پہلے بھی تمہارا حمل ایک دفعہ ضائع ہو چکا ہے. اب میں نہیں چاہتی کہ تمہارا حمل ضائع ہو، اور وہ بھی میری وجہ سے. اسی طرح سے ایک دن شبانہ نے خود اپنا موشن صاف کرواتے وقت کوشش کی کہ میں بیڈ پر چڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، شاید چڑھا جائے. اب کیونکہ ایکسرسائز اور مالش اس کی چل رہی تھی، سو بیڈ پر چڑھنے کی کوششوں میں نیچے ہی گر گئی. اس کو اوپر اٹھانے کے لیے میں نے مہک کو آواز دی کہ آ کر میری ہیلپ کرنا، اور چونکی بھی لیتے ساتھ میں بیٹھنے کے لیے لیتی آنا، تاکہ اس چونکی پر شبانہ کو بٹھا کر آرام سے اوپر بیڈ پر چڑھا سکتے. پر مہک صاحبہ چونکی رکھ کر باہر دروازے پر ہی چپ چاپ دیکھتی رہی. جب میں نے کہا کہ آ کر مدد کرنے کو کہا تھا اور تم چپ چاپ کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہو، اندر آ جاؤ. کہتی کیا کرنا ہے؟ تو میں نے اسے غصے سے جانے کا کہہ دیا کہ جاؤ، میں خود ہی اسے اٹھا لیتی ہوں. تم دیکھ بھی رہی ہو کہ وہ نیچے گر گئی ہے. میں نے ساری صورتحال سے تم کو آگاہ بھی کیا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ کیا کرنا ہے. جاؤ، رہنے دو. تم 5 منٹ تک وہ وہیں پر کھڑی رہی، پھر چلی گئی. یہ ہم دونوں کو ہی پتہ ہے کہ کتنی محنت سے بیڈ تک کا سفر کیا. وہ بھی خود کوشش کرتی رہی اور میں بھی کوشش کرتی رہی، اور آخر کار ہم دونوں کامیاب ہو ہی گئے. ابو جی بھی تھوڑی دیر بعد ڈیوٹی سے آ گئے. میں نے اپنا غصہ جتنا اندر بھرا تھا سارا ابو جی کو دکھا دیا. ساری بات سن کر ابو جی کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی، اور شبانہ کی آنکھوں میں بھی نمی موجود تھی، اور ساتھ میں ابو جی کو غصہ بھی بہت آیا. سو جا کر مہک کو ابو جی نے کہا کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے سارے رشتے ناتے چھوڑ دیے تھے. جو میری اولاد کا نہیں بن سکتا وہ میرا بھی کچھ نہیں لگتا. اگر تمہیں اپنے میکے جانا ہے تو بے شک چلی جاؤ، اور اپنے شوہر کو بھی ساتھ میں لے جانا چاہتی ہو تو اسے بھی بے شک لے جاؤ. ہم کچھ بھی تم لوگوں کو نہیں کہیں گے. جو تم نے آج میری بیٹیوں کے ساتھ کیا ہے نا، اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت کبھی تم پر آئے تو کیا کرو گی. چلو انسانیت کے ناطے ہی ان دونوں کی مدد کر دیتی. بہرحال مامو جمیل بھی شبانہ کی اس حالت پر ٹھٹھا بازی کرتا رہتا تھا، پر خدا تو اس وقت سب کچھ دیکھ رہا تھا. کچھ ہی دنوں بعد سب کی کیئر ملنے پر شبانہ واکر کے سہارے بھی چلنے لگی. ہنی، منی بھائی اور نعیم اور فہیم بھائی، ابو جی وغیرہ سب کی محنت و پیار اور خدا کے گہرے فضل سے 2 مہینوں بعد یہ آہستہ آہستہ واکر کے بنا ہی چلنے میں کامیاب ہو گئی. پر ابھی بھی پاؤں تھوڑے سے ڈگمگا جاتے تھے، اس لیے واکر بھی احتیاطاً سب جگہ پر ساتھ میں رکھی جاتی تھی. شبانہ کی زندگی کا یہ سب سے بڑا معجزہ تھا کہ شبانہ 3.5 مہینوں کے بعد نہ صرف بہتر تھی بلکہ نعیم کی شادی کی ڈیٹ فکس کروانے کے لیے غازی آباد تک گئی، جو کہ 2 فروری 2016 کی ڈیٹ فکس ہوئی. اتنی ساری مشکلات میں ہم نے اس رشتے کو چیک بھی نہ کروایا. حالانکہ ابو جی تو رشتے کو انکار ہی کرنے گئے تھے، پر انہوں نے زبردستی منت سماجت یا پھر جادو منتر کے ساتھ رشتہ پکا ہی کروا لیا. جیسے ہی ڈیٹ فکس ہوئی تو ابو جی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایک سائیڈ سے آہستہ سا لقوہ ہونے لگا. پر پھر بھی اسی حالت میں ابو جی ڈیوٹی پر جاتے رہتے تاکہ پیسوں کی کمی نہ آئے شادی میں. بہرحال شبانہ بائی زینت اور صبا وغیرہ کے ساتھ بازاروں میں گھوم پھر کر شادی کے سارے انتظامات کی تیاریوں میں مدد کرنے لگی. اور تو ہمارے گھر کی سیڑھیاں ہی اتنی زیادہ تھی کہ خدا نے اس کے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ بھر دیا کہ جتنا ہم سب خدا کا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے. باقی کی کہانی اگلے پارٹ. تھینک یو.